कई सारे परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, कई सारी राजधानी में अब तो होने लगी। पहले परीक्षा शुरुआत में मुझे याद है दिल्ली में ही हुआ करती थी। अब सामान्य ज्ञान में भी क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर सवाल या तो हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से, जिसको राजनीतिक शास्त्र से। निराश न हो या फिक्स न रखिए कि नहीं हम अगर होंगे तो IAS होंगे, नहीं तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम खेती करेंगे जाके, तो फिर वो बातें परेशान हो जाते हैं। नमस्कार और स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जो समर्पित है उन युवाओं के लिए जो देश की सर्वोच्च सेवाओं का हिस्सा बनकर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस श्रृंखला में हम सिविल सेवाओं की तैयारी से लेकर चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, इंटरव्यू अनुभव, ट्रेनिंग और सेवा में आने वाली चुनौतियों तक हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम आपके सामने लाएंगे सभी महत्वपूर्ण सवाल और जवाब, जैसे सिविल सेवाओं में कौन सी सरकारी सेवाएं आती हैं, चयन के लिए क्या योग्यता चाहिए, आवेदन कैसे किया जाता है, परीक्षा कौन कराता है और इस कठिन सफर में सफलता पाने के लिए किन रणनीतियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप न केवल सिविल परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह समझ पाएंगे, बल्कि उन प्रेरणादायक कहानियों से भी रूबरू होंगे जिन्होंने मेहनत, लगन और सही दिशा के बल पर सफलता हासिल की है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर की, जहां हम मिलकर समझेंगे कैसे सपनों को हकीकत में बदला जाए और कैसे सिविल सेवा में करियर बनाना न केवल एक नौकरी बल्कि देश सेवा का अवसर है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्ते। सर, सिविल सर्विसेज, इसकी तैयारियां हर एक युवा करता है और उसका सपना होता है कि वो आगे चलकर अपने भविष्य को संवारे और एक अच्छी जगह पे उसकी नौकरी लगे और आगे उसकी भविष्य अच्छा हो, उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इन शॉर्ट वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना हर चीज सोचकर आगे चलता है। तो सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी जो होती है उसका पैटर्न क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? बहुत प्रासंगिक और उपयोगी विषय है, विशेष रूप से युवकों और युवतियों के लिए जो एक सम्मानजनक स्थान समाज में बनाना चाहते हैं। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे से अमीर नहीं हैं कि वो कोई बड़ा बिजनेस लगा सकें, कोई उद्योग धंधा लगा सकें, उनके लिए ये एक बहुत आसान रास्ता होता है कि खुद मेहनत करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है और उसे परीक्षा के माध्यम से साबित करना है। और साबित करके आप देश की जो संचालन की व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सरकार केवल पॉलिसी बनाती है कि देश कैसे चलेगा, लेकिन पॉलिसी को जनता के बीच लागू करने का काम अधिकारी लोग करते हैं। और अब तो बहुत लोग ये मानने लगे हैं कि पॉलिसी तो सब लोग अच्छी बनाते हैं, लागू करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम और महत्वपूर्ण काम है कि एक तो लागू हो जाए और दूसरा उस लागू करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी न हो, बेईमानी न हो, लापरवाही न हो। तो बड़ी जिम्मेदारी काम होता है। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, पूछिए क्या जानना चाहती हैं उसके बारे में। जी सर, सबसे पहले जैसे हर एक युवा चाहता है, आपने कहा कि भविष्य को अपने सुदृढ़ करने के लिए सिविल सर्विसेज में सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं होती हैं जिसकी तैयारी युवाओं को करनी चाहिए और जिसमें भविष्य बिल्कुल बहुत ये भी जानकारी वाला प्रश्न है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि इंडियन सिविल सर्विस, जो नाम पहले होता था 1947 तक ICS, उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो इस सर्विस का नाम बदल कर रख दिया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब बहुत से लोग यही जानते हैं IAS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि IAS ये जो परीक्षा, इसका पूरा नाम IAS एटसेट्रा एग्जामिनेशन, यानी कि कुल मिलाकर 24 सर्विसेज हैं जो जिनके कैंडिडेट इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। और वो 24 सेवाएं देश की सारे प्रमुख कामों में उनके सेलेक्ट किए हुए अभ्यर्थी जाते हैं, उनकी व्यवस्था देखते हैं। अब
उसमें सारे क्षेत्र शामिल हैं, चाहे आप प्रशासन की बात कहें, पुलिस की बात कहें, विदेश सेवा की बात कहें, चाहे रेलवे की बात कहें, चाहे पोस्ट ऑफिस की बात कहें, देश की रक्षा सेवाओं की बात करें, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं देश के, वो सभी 24 प्रकार के कार्य, उनकी भर्ती इस परीक्षा के माध्यम से। मतलब ये कह सकते हैं कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, 24 इसमें सेवाएं देने की प्रक्रिया है कि आप 24 इन स्थानों पर सेवाएं दे सकते हैं। उसमें देश सेवा है, मेडिकल है और आईएएस है, हर तरह की है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं। तो सर, इन सेवाओं में भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी जो होती है वो मेन जो निर्धारित की गई है अर्हता कि कम से कम इतना योग्य तो होना चाहिए, वो है ग्रेजुएशन, कि कम से कम कोई किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। अब कुछ तो जनरल ग्रेजुएट है, जैसे बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ये सब परीक्षाएं हैं, एलएलबी। तो इनको करने के बाद आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं इस परीक्षा में जिनमें विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे एक सर्विस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब फॉरेस्ट सर्विस वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको जूलॉजी या बॉटनी के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब जंगल की देखभाल करेंगे तो पौधों के बारे में जानकारी होना चाहिए और पशुओं के बारे में, जो जंगली पशु हैं, तो उनके लिए निर्धारित किया गया कि वो बीएससी हों और वो बॉटनी, जूलॉजी कुछ पढ़े हुए हों। इसी तरह कुछ टेक्निकल टाइप की जो सर्विसेज हैं उनके लिए तो ये आवश्यक है। लेकिन ज्यादातर सेवाएं ग्रेजुएशन मांगती हैं कि एक आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी एक विषय में। जो कुछ लोग बीए ऑनर्स वगैरह कर लेते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, कुछ लोग सिंपल बीए करते हैं, दोनों अलाउ। सर, आवेदन प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि कई युवा ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं मालूम पता है कि कैसे अप्लाई अप्लाई कैसे किया जाए। इसमें करीब करीब मई जून के महीने में हर वर्ष इसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, और जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास होते हैं उनके लिए फिर करीब करीब अक्टूबर नवंबर तक मुख्य परीक्षा होती है। लेकिन इसके लिए आवेदन जो है वो लगभग जून में, जुलाई में, इस बीच शुरू हो जाते हैं। और ये नियम बनाया गया है कि कम से कम 21 वर्ष की आयु उस अभ्यर्थी की हो और ग्रेजुएट हो, साथ ही वो भारत का नागरिक हो। तो ये 3 तो बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। अब इसके बाद ऑनलाइन आजकल आवेदन होने लगे हैं। पहले तो फॉर्म भर के देना पड़ता था। तो वो फॉर्म लोक सेवा आयोग जो नई दिल्ली में है, शाहजहां रोड में, जो इंडिया गेट देखा होगा आपने, इंडिया गेट के पास ही ये जगह है, लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग। तो वहां से इसका सारा नियंत्रण होता है और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं लगभग जून जुलाई में। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हों उनको इसका फॉर्म भर देना चाहिए। उसमें अपने सर्टिफिकेट लगाने होते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, आपकी जन्म तिथि देनी पड़ती है कि ये आपकी 21 साल की उम्र हो गई है, और उसके बाद आप भारत के नागरिक हैं। वो तो आपको आधार कार्ड और आपका जो भी प्रमाण पत्र आप लगाते हैं, कोई एक प्रमाण पत्र लगा दीजिए। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपको साबित करे कि आप भारत के नागरिक हैं, नेशनैलिटी शो होनी चाहिए। तो सर, कैसी होती है इसकी प्रक्रिया? मतलब कौन करता है परीक्षा में भर्ती इसमें, और कब कब होती है? इसका प्रोसेस क्या है कि इस डेट में है, इस डेट में है? ये बताया मैंने, जैसे कि आप जून जुलाई में आपने फॉर्म भर दिया तो 1 जुलाई को 21 साल की उम्र आपकी पूरी हो जानी चाहिए, और उसके बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? ये दिल्ली में, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर बना हुआ है शाहजहां रोड में। ओके। तो वो इंडिया गेट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उस दफ्तर से इसका पूरा नियंत्रण होता है। वहां पर एक अध्यक्ष होता है जो भारत सरकार के द्वारा चुना जाता है, और संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद के होने का लाभ ये होता है कि उनको न तो
हटाया जा सकता है साधारण तरीके से, ना ट्रांसफर हो सकता है, ना डिमोट किए जा सकते हैं। तो ये सुरक्षा इसलिए दी जाती है कि अगर उनको ये सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो बहुत से लोग दबाव डालने लगेंगे कि हमारे कैंडिडेट की भर्ती कर लो। उनका ये पावर है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तो उनको ये पावर है कि 5 साल के लिए अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो अब उस बीच उनकी कोई पदावनति नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकता, फिक्स है टेन्योर। और ये भी है कि वो उसके बाद सामान्यतः कोई लाभ का पद सरकार से नहीं लेंगे। ये नहीं लालच दे दे कोई उनको कि ये इन कैंडिडेटों को भर्ती कर दो तो हम तुमको ये दे देंगे, जिसे कहते हैं रिकमेंडेशन। हाँ। और कैसे कराई जाती हैं परीक्षाएं सर? ये जब सारे फॉर्म भरे जाते हैं तो चूंकि ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है तो इसमें 10-11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। और ऑनलाइन सबके फॉर्म जब चले जाते हैं तो फिर परीक्षण होता है, चेकिंग होती है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में चेकिंग करके सबको एक प्रवेश पत्र दिया जाता है। और पूरे देश में कई सारे परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, कई सारी राजधानी में अब तो होने लगी। पहले परीक्षा शुरुआत में मुझे याद है दिल्ली में ही हुआ करती थी, फिर वो अच्छा पहले मेन हब वही। हाँ, अब धीरे धीरे जितनी राजधानियां हैं खास राजधानी, हाँ, तो वो अपनी सुविधा से लखनऊ में भी होती है परीक्षा, उत्तर प्रदेश में। और ये इसी तरह बम्बई में, चेन्नई में, कलकत्ता में। तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो पूछा जाता है कि आप परीक्षा कहाँ से बैठना चाहेंगे। तो फिर वहां पर आपको फिजिकली जाकर स्वयं जाना पड़ता है। वहां पर प्रारंभिक परीक्षा जो लगभग मई जून में ही होती है, जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके बाद थोड़े ही दिन बाद परीक्षा होती है। और उस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल आते हैं। वस्तुनिष्ठ सर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं, आप उसमें टिक लगाइए। ऑप्शनल ऑप्शन रहते हैं कि आप टिक लगाइए और 2 पेपर होंगे, और उसी में जो लड़के पास होंगे उन अभ्यर्थियों को फिर मुख्य परीक्षा में जाना होगा। अच्छा सर, इसमें लिखित मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं वो कब होती हैं, और मतलब जो है वो कब शुरू होती हैं, और तरीका क्या होता है इनका? मोटा मोटा ये है कि जैसे इंटरव्यू इसके लगभग दिसंबर जनवरी से शुरू होते हैं और हर साल और फरवरी मार्च तक चलते हैं, फिर अप्रैल मई तक इसका रिजल्ट निकलता है। तो जो इंटरव्यू होता है बताया मैंने, उसके पहले लगभग अक्टूबर नवंबर में लिखित परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट निकलता है। और अभी तक यूपीएससी जिसको कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी रेपुटेशन बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी रही है। देश की जो सबसे साफ सुथरी संस्थाएं हैं उसमें इसका भी नाम है कि मतलब जहां बेईमानी नहीं होती, घूसखोरी नहीं होती, पक्षपात नहीं होता मेरिट पर। इसीलिए बहुत से गरीब घरों के लड़के भी खूब मन लगा के मेहनत करके इसमें पास होते हैं और उनको सारी जिंदगी के लिए एक नया कैरियर, अच्छा कैरियर मिल जाता है। ये परीक्षा का जो पैटर्न होता है, आपने बताया कि 3 पैटर्न पे होता है, लिखित, मौखिक और लास्ट में इंटरव्यू। हाँ। तो इनका जो प्रश्न पत्र होते हैं, आपने कहा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं। पहली परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरी परीक्षा जो लिखित होती है उसमें आपको लिख कर जवाब, निबंधात्मक शैली, अच्छा, लिख करके उत्तर देना पड़ता है। उसमें जो वर्तमान ट्रेंड है मुख्य परीक्षा का, उसमें एक विषय आपको लेना होता है। जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन में लिया है या कोई भी एक विषय, उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। वो 2 प्रश्न पत्र 300 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। और सर कितने, जैसे मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स लिया है, किसी ने हिस्ट्री लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, किसी ने मैनेजमेंट लिया, किसी ने लॉ लिया है, तो 300 नंबर के 2 प्रश्न पत्र उस विषय से संबंधित होंगे जिनमें ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। आपको निबंधात्मक शैली में 3 घंटे में वो उत्तर देने हैं, निबंध लिखना होता है। इसी तरह जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, मैंने बताया उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक तो आपके विषय से संबंधित, और ज्यादा जोर रहता है कि जनरल नॉलेज पर, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान पर। अब सामान्य ज्ञान में भी क्या पूछा जाता है
ज्यादातर सवाल या तो हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से, जिसको राजनीति शास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र से, भूगोल से, देश की रक्षा व्यवस्था, देश की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, या फिर एक विषय होगा, आप सुनते होंगे, पर्यावरण, कृषि, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारी बातें। तो 2 प्रश्न पत्र इसके होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर बताया मैंने कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें कुल 6 प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र तो आपके विषय से संबंधित मैंने बताया, और 4 प्रश्न पत्र होंगे जनरल स्टडी के। उसमें ये सारा देश का, दुनिया का ज्ञान, मतलब कोई चीज शायद ही उसमें छूटती हो। कुछ लोग कहते हैं 24 विषय उसमें होते हैं। 24 विषयों से संबंधित ज्ञान आदमी को होना चाहिए, अभ्यर्थी को। जब सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ, एक तरह से आपको पूरा नोटबुक, हाँ, जैसे कि मतलब मोटा मोटा कह लें कि इंडिया के बारे में सारा ज्ञान हो, कि कितने प्रदेश, कितने राजधानी, कहाँ कहाँ क्या बनता है, कहाँ क्या खेती होती है, कहाँ क्या व्यापार होता है, कहाँ की भारत की टैक्स व्यवस्था क्या है, भारत का व्यापार कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या समस्याएं लोगों की हैं, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, सुरक्षा की समस्या, यानी जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरा भी विश्व स्तर का ज्ञान आपको होना चाहिए कि प्रमुख जो विश्व की घटनाएं, प्रमुख विश्व के देश, प्रमुख उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी रक्षा व्यवस्था, इसका सारा ज्ञान होना चाहिए। व्यापार का, उद्योग का, जमीन से निकलने वाले खनिज पदार्थ और उनके बनने वाली चीजें। फिर बेसिक ज्ञान आपको साइंस का भी होना चाहिए, कम से कम समझ लीजिए कि हायर सेकेंडरी स्तर या 11th का स्तर, कि लोग बताते हैं एनसीईआरटी की जो किताबें हैं कक्षा 10 तक की पूरा आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो बहुत से बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और बाद में रेफरेंस बुक्स होती हैं कुछ उस विषय से संबंधित, उनको भी पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों से आपको पूरा ज्ञान मिल जाता है जितना जरूरत है जनरल नॉलेज के लिए। तो 2 विषय, तो 2 पेपर तो आपको एक विषय के हुए जो ग्रेजुएशन लेवल के, जैसे आपने मान लीजिए सेलेक्ट किया भूगोल लेना है या फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री, कुछ भी, तो उसके 2 पेपर ग्रेजुएशन लेवल के। बाकी के जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी कह लें, वो करीब करीब हाई स्कूल, इंटर स्तर का ज्ञान आपको, लेकिन वो पढ़ा हुआ होना चाहिए सारे विषयों का। मतलब छोटे लेवल से लेकर आपको एक बड़े लेवल तक सारा कुछ ज्ञान आपको समेटना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर तीसरा पहलू इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू में भी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। अच्छा। यानी आप की पर्सनालिटी में कितना मजबूती है। मजबूती का मतलब हुआ कि आप कितनी जल्दी, कोई आएगा तो दब तो नहीं जाएंगे, प्रदर्शन करने वाले आ गए तो आप घबरा तो नहीं जाएंगे, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा, या कठिन परिस्थितियों से आप अपने कितना मुकाबला उसमें कर पाएंगे। क्योंकि ये सेवाएं ऐसी हैं कि इनमें विपरीत परिस्थितियां बहुत आती, शासन प्रशासन का काम है, दबाव रहता उसमें रक्षा का भी ये लोग रक्षा में भी जाते हैं, डिफेंस अकाउंट सर्विस वहां जाते हैं, फिर डिफेंस की जो लैंड्स होती हैं उनका मैनेजमेंट यही लोग देखते हैं, इसी सर्विस से जाते हैं। आईपीएस के लोग इसी से जाते हैं, जहां प्रदर्शन होते हैं, धरना होते हैं, लाठीचार्ज होती है, फायरिंग होती है, इनकाउंटर होते हैं, वो भी सब इसी से जाते हैं। तो बहुत मजबूत कलेजे का होना चाहिए, मजबूत मन होना चाहिए। फिर तरह तरह के प्रेशर ग्रुप्स जो समाज में हैं, व्यापारियों के हैं, पत्रकारों के हैं, वकीलों के हैं, डॉक्टरों के हैं, बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके दबाव को, अब दबाव आएंगे जब आप निर्णय लेंगे, कोई लागू करेंगे नीतियां समाज के हित में, तो वो वर्ग कभी कभी गुस्सा होता है कि व्यापारियों के हित में निर्णय करो। अब वो समाज के हित में पहले देखना है, तो उस टकराव को आप कितना मजबूती से झेल पाएंगे, आप डरेंगे नहीं, सारी ही सिचुएशंस को इजीली हैंडल करना। और फिर दूसरी बात कि तरह तरह के लालच आपको निर्णय लेने में दिए जाएंगे, जिंदगी में तरह तरह के डर दिखाए जाएंगे, उनसे आपको कितनी मजबूती से मुकाबला करना है, ये टेस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू में वो भी पूछा जाएगा कि आप कितने एथिकल हैं, कितनी जल्दी आप बेईमानी लालच में आ जाएंगे, या कितनी जल्दी आप गुस्सा में आ जाएंगे, गुस्सा के कारण आप गलत निर्णय ले लेंगे,
या लालच में आकर के कहीं, तो एथिकल एक ये भी उसका पहलू है। और उसमें जो जनरल नॉलेज है उसमें भी ये पोर्शन मुख्य परीक्षा में भी कवर किया जाता है, जो सामान्य ज्ञान है, एथिक्स, कि आप समाज के प्रति कितना वफादार रहेंगे निष्ठा से, ये भी उसका एक अंग है। तो इंटरव्यू की ये 250 अंक की परीक्षा होती है, उसमें लगभग 4 या 5 लोग बैठते हैं। वो अलग अलग विषयों से संबंधित होते, कोई प्रोफेसर होते हैं जो इंटरव्यू बैठते हैं, कुछ एक परमानेंट मेंबर उसमें बैठता है बोर्ड का, यूपीएससी का, बाकी लोग बुलाए जाते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र के, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, आईएएस से होंगे, आईपीएस से होंगे, या अलग अलग सर्विसेज अनुभवी लोग, हाँ, कुछ वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, तो कुछ वकील हो सकते हैं, डॉक्टर, कोई भी, वो बोर्ड बनाया जाता है और पारदर्शिता रखी जाती है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो आपको ये नहीं मालूम कि आपका इंटरव्यू कौन लेगा, और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये नहीं मालूम होगा कि मेरे सामने इंटरव्यू देने कौन आ रहा है। ये भी पारदर्शिता रखी जाती है कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस, ये बातें नहीं बताई जाएंगी। केवल उसकी पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाएगा, उससे बातें पूछी जाएंगी, और उसके उत्तरों में ज्ञान की परीक्षा नहीं है, वो ज्यादा एटीट्यूड की, कि वो उसका नजरिया क्या है समाज के प्रति, वो कितना ईमानदार है, वो कितना कर्मठ है, वो कितना दूसरों का सम्मान करना जानता है, देश और समाज के प्रति उसमें कितना लगाव है, वो आगे चलकर विकास के मामलों में कितना इच्छुक है कि उदासीन है। तो सवाल ये भी हो सकते हैं कि तुमने पहले, तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुमने कितनी केयरफुली अब तक जीवन जिया है, तो आगे कैसे रहोगे, और फिर आगे की योजना तुम्हारी क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति। ये सब बातें इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो सर, इसमें जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे, जैसे आपने कहा कि हर एक सेक्टर्स के लोग होते हैं, मेडिकल्स के भी होते हैं, आईएएस, समझ गया मैं। इसकी प्रारंभिक ट्रेनिंग, आपने नाम सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी में है, देहरादून के पास। तो वहां पर पहले सबकी 3 महीने की कंबाइंड ट्रेनिंग होती है। जितने लोग सेलेक्ट होते हैं तो उनकी कंबाइंड ट्रेनिंग 3 महीने को बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। तो सारे ही सर जाते हैं जो भी अलग अलग पैटर्न, अलग अलग सर्विस के हैं, लेकिन विशेष रूप से वो जिनको आगे चलकर काम करना होगा साथ साथ, जैसे आप जानते हो कि कलेक्टर और एसपी हर जिले में होंगे, तो उनको साथ काम करना होगा, तो उनको एक साथ पहले, ताकि समझ जाएं एक दूसरे को तालमेल, तालमेल बैठने की भूमिका बन जाए। इसी कहेंगे, जैसे बिल्डिंग की पहले नींव डाली जाती है, तो ट्रेनिंग में पहले फाउंडेशन तैयार की जाती है। तो वह फॉरेन सर्विस वाले भी आएंगे, आईएएस भी आएंगे, आईपीएस भी आएंगे, सारे ये जो प्रमुख सेवाएं भर्ती होंगे। अब उसके बाद कुछ विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कस्टम सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विस, अब उनको जरूरत पड़ेगी कस्टम के सारे नियम जाने, तो फिर उनको भेज दिया जाएगा कस्टम की एकेडमी जो दिल्ली में है। इसी तरह जो रेलवे सर्विस, तो रेलवे पर्सनल सर्विस, कि रेलवे में जितने कर्मचारी हैं उनके कैरियर का हिसाब रखना। फिर रेलवे ट्रैफिक सर्विस, यानी कि पैसेंजरों का हिसाब किताब, कॉमर्शियल पहलू, वो भी वहीं से जाएंगे। तो उनको फिर रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आरपीएफ के लोग होंगे, तो वहाँ रेलवे की आरपीएफ की जो एकेडमी है यहाँ लखनऊ में, वहाँ भेजे जाएंगे। इसी तरह इनकम टैक्स सर्विस की एकेडमी नागपुर में, तो वहाँ भेजे जाएंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लोग। फिर वहाँ वो लगभग 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ करेंगे। फिर उसके बाद उनको उस विषय से संबंधित कुछ फील्ड का ट्रेनिंग दी जाएगी। फील्ड की ट्रेनिंग मतलब जैसे जिस विषय से संबंधित है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लगभग 6 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। जैसे आईएएस में हुआ तो उस जिले में कहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया, अंडर ट्रेनिंग, तो वो एसडीएम का काम करेंगे, अंडर ट्रेनिंग सीखेंगे, फुल टाइम अभी चार्ज नहीं मिलेगा। इसी तरह जैसे आईपीएस करके आए तो उनको अभी सर्किल ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा, एएसपी बनाए जाएंगे, लेकिन उसी अवधि में उनको थाना इंचार्ज भी बनना होगा, उनको दूसरे के अंडर में रह के सीखना होगा, एसपी सिटी के अंडर में, एसपी देहात के अंडर में, कमिश्नर पुलिस के अंडर में, अलग अलग जगह सीखना होगा। जैसे इंटर्नशिप होती है वैसे। फिर एक बार उनको भारत दर्शन कराया जाएगा कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण काम में जा रहे हो, देख तो लो कि तुम्हारे देश में कहाँ क्या है।
तो जैसे नॉर्थ के लोग होंगे तो ज्यादातर साउथ भेजे जाएंगे, साउथ के लोगों को नॉर्थ भेजा जाएगा, और पश्चिम को हाँ डिफरेंट, ताकि वहां का भी ज्ञान हो जाए। इस प्रकार फिर तो ये हुआ। फिर थोड़े दिन बाद जब वो 6 महीने रह लिए तो दोबारा 3 महीने के लिए उनको भेजा जाएगा कि वहां देख करके जो आए उसकी अब 3 महीने की ट्रेनिंग, आपस में अब विचार विमर्श करो, अपने गाइड से पूछो, वहां टीचर होंगे, पुराने अनुभवी लोग होंगे, वो बताएंगे कि तुम जो देख के आए हो और जो सिखाया गया था ट्रेनिंग में उसमें क्या तालमेल बैठा, फिर उसको मर्ज किया जाएगा। प्रैक्टिकली ये करना है। जो सर भर्ती होते हैं इसमें सिविल सर्विसेज में, उनकी सेवा कितने वर्षों तक रहती है, कार्यकाल उनका? ये बताया मैंने, जैसे कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ज्यादातर देखा गया अनुभव में कि 24 साल पे 25 साल में लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि 5 बार बैठने की छूट है। अच्छा। तो 5 बार में ज्यादातर लोग कभी 26-27 साल की उम्र में आ पाते हैं। उनको 60 साल की उम्र तक विभाग में रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद 60 साल की एज पर रिटायरमेंट दिया जाता है। रिटायरमेंट हो करके फिर उनको इतनी पेंशन भी दी जाती है कि वो जीवन का भरण पोषण आराम से कर सकें। जितनी तनख्वाह अंत में मिलती है उसकी आधी करीब उनको पेंशन दे दी जाती है कि अब आप इतने पैसे में आराम से जीवन बिताइए। लेकिन चूंकि वो एक प्रमुख सेवा है देश की, तो उसको घूस लेने की जरूरत ना पड़े कि आगे क्या होगा, वो उनको लालच ना हो, इसके लिए 50% उनकी पेंशन मिलती है। प्रमोशन के क्या इसमें अवसर होते हैं सर? प्रमोशन के चांस बहुत अच्छे होते हैं। सामान्यतः जैसे ही कोई आदमी भर्ती हुआ तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, यानी कि अभी परिवीक्षाधीन है, देखा जा रहा है कैसा काम करेंगे। फिर सर्विस कंफर्म होती है 2 साल बाद, फिर ट्रेनिंग के बाद, फिर 2 साल के बाद लगभग या कहिए कि मोटा मोटा लगभग 5-6 साल की सर्विस पूरी होने के बाद उनको सीनियर स्केल दिया जाता है। पहले तो वो भर्ती हुए जैसे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुए या फॉरेन सर्विस में गए, जिसमें भी गए तो पहले जूनियर स्केल, उसमें वेतन थोड़ा कम होगा और जिम्मेदारी कम होगी। संविधान की तरफ से इनको क्या संरक्षण मिलता है? हाँ, वो ये बात पूरी कर लूं। फिर उसके बाद लगभग 10 साल 9-10 साल की सर्विस के बाद उनको थोड़ा हायर जिम्मेदारी सीनियर स्केल मिला। उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड लगभग 16 साल की सर्विस में। जैसे 16 साल में पुलिस में जो एसपी होंगे वो डीआईजी बन जाएंगे। अच्छा। डीएम होंगे तो वो कमिश्नर बन जाएंगे। फिर उसके बाद सुपर सिलेक्शन ग्रेड लगभग 20 साल की सेवा में उनको फिर सुपर सिलेक्शन ग्रेड मिल जाएगा। तो आपने सुना होगा जैसे कुछ बनते हैं एसीएस बन जाते हैं, प्रमुख सचिव बन जाएंगे, या प्रमुख सचिव के बाद अपर मुख्य सचिव बनेंगे लास्ट में। उसी तरह जैसे पुलिस में पहले एसपी होंगे, फिर डीआईजी बनेंगे, डीआईजी के बाद आईजी में उनका लगभग 20 साल की सर्विस में लगभग आईजी बन जाएंगे। फिर एडिशनल डीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेंगे लगभग 24 साल की सेवा में। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेंगे लगभग 30 साल की सेवा में, जो सबसे सीनियर पोस्ट। उसी तरह आईएएस में जैसे मुख्य सचिव का इसके लगभग 30 साल की सर्विस के बाद। इसमें संविधान का क्या संरक्षण मिलता है? संविधान का संरक्षण ये है कि कभी ये ऐसी सेवाएं जिनमें कभी भी टकराव हो जाता है। जैसे कोई विधायक जी गुस्सा हो गए, कोई मंत्री जी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ये काम करा दो, उन्होंने कहा ये नियम संगत नहीं है, तो नाराज हो गए। तो संविधान का संरक्षण ये है कि राष्ट्रपति ही उनको सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं, उसके नीचे कोई हटा नहीं सकता। राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति के ही अनुमोदन से भर्ती होती है और राष्ट्रपति के ही अनुमोदन से हटाई जा सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही होता है, तो मतलब राष्ट्रपति किस प्रक्रिया में होता है? राष्ट्रपति जैसे कोई गलती किया किसी ने तो उसकी जांच होगी। जांच करके वो रिपोर्ट भेजी जाएगी प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार फिर देश की सरकार को भेजेगी। और 2 तरह की सेवाएं होती हैं। एक में होते हैं कैडर। कैडर का मतलब जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, इन तीनों में तो कैडर अलॉट हो जाएगा, यानी कि आपने ट्रेनिंग किया, अब आपको यूपी में करना है, अब आपको राजस्थान में करना है सारी जिंदगी। अगर बीच में जरूरत पड़ी भारत सरकार को तो आपको देश में या विदेश में कहीं भी भेजा जा सकता है, ये शर्त में होता है। और इसी तरह जो
कुछ सेवाएं हैं जो सीधी भारत सरकार के अंडर में है, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम सर्विस, सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विस, या आर्मी की जो सेवाएं हैं, लैंड कैंटोनमेंट की, लैंड की सर्विस, या ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये सारी केंद्र सरकार के अंदर। उनमें पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर होता है, कैडर नहीं अलॉट होता पूरे देश में। जैसे अब इनकम टैक्स में आप हैं, आज बंबई में हैं, कल आपको चंडीगढ़ भेज दिया गया, फिर चेन्नई चले गए, तो वो केंद्रीय सेवाएं कहलाती हैं। और दूसरी ऑल इंडिया सर्विस कहलाती हैं, जिनमें प्रदेश अलॉट हो जाता है। तो दो तरह की हो गई। अब इनमें संविधान का संरक्षण यह है कि राष्ट्रपति के दस्तखत से आप भर्ती हुए हैं, राष्ट्रपति के दस्तखत से निकलेंगे, तो जब तक बहुत गंभीर मामला न हो तब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं मिलता। ये संरक्षण है कि कोई विधायक नाराज हो गए या कोई मंत्री जी नाराज हो गए तो आपको निकाल नहीं सकते। जांच करना पड़ेगा, जांच करके ऊपर भेजना पड़ेगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी और केंद्र सरकार के पास जाएगी, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगी, तब आपके सर, इन सेवकों की वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में ये देखने में आया है कि यद्यपि अब कि जो कैडर मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि आईएएस अफसर है, उसको बिहार कैडर मिल गया, अब बिहार में ही उसको जिंदगी भर रहना है जब तक कि केंद्र सरकार या तो बुलाए या वो खुद जाना चाहे, लिख के दे कि हाँ हमको बुला लीजिए। तो कई बार बड़ी घनिष्ठता हो जाती है, किसी मंत्री से घनिष्ठता हो गई, किसी मामले में किसी से मतभेद हो गया, तो जब वो सरकार में मंत्री बना तो वो उसके पीछे बढ़ गया, लड़ाई होने लगी। तो कई लोगों ने अभी सुझाव दिया है, जरूरत यह है कि केवल एक प्रदेश ना अलॉट किया जाए, एक 4-5 प्रदेशों का एक जोन बना दिया जाए और उस जोन में उनकी सर्विस हो, ताकि अगर कोई व्यक्तिगत लड़ाई होने लगे तो उसको वहां से हटा दिया जाए। कोई दो मजबूत लोग टकराने लगे, एक आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर है या डीएम है, और दूसरा कोई मंत्री है या विधायक, अगर पर्सनल लड़ाई होने लगे तो ऐसी व्यवस्था हो जाए। अभी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कई बार कि टकराव हो गया और उसके कारण वो उनके पीछे बढ़ गए, कई बार मारपीट की नौबत आ गई, कई बार कई वीडियोस वायरल होते हैं कि लड़ाई हो गई, मंत्री जी से या विधायक जी से किसी आईएएस की लड़ाई हो गई, या कहीं आईपीएस की लड़ाई हो गई, तो वो पर्सनल लड़ाई में बदल गई, एक दूसरे पे हमले हो जाता है। हाँ, सस्पेंशन के लिए हटा दिया जाता है उनको। तो सर, इन सेवाओं को समाज से क्या लाभ है और क्या नुकसान है? समाज को सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है कि भारत में एकता के सूत्र, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने का काम इन सेवाओं ने बहुत अच्छी तरह किया है। जैसे कश्मीर का अफसर है, पोस्टिंग हो गई चेन्नई, अब वो कश्मीर की बातें लेकर चेन्नई जाएगा और चेन्नई का अफसर लेकर के बिहार जाएगा। अब वो जिंदगी भर उसको वहां रहना है, करीब करीब सोचिए 60 साल की उम्र तक। तो एक सांस्कृतिक, साहित्यिक, भाषाई आदान प्रदान, जीवन मूल्यों का वहां रहेगा, तो खाली चुप तो नहीं बैठेगा, महत्वपूर्ण जगह है, तो वो कहीं डीएम बनेगा। तो उस प्रदेश की, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा उड़ीसा के कुछ अफसर थे, उन्होंने उड़िया भाषा का, जितने लोग यहाँ रहते थे उनका एक संगठन बनवाया, उनके गाने बजाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसी तरह जैसे यूपी का कोई अफसर गया केरल में, तो केरल में उन्होंने हिंदी भाषा लोगों की मीटिंग की, उनसे इंटरेक्शन हुआ, एक तो आदान प्रदान का बड़ा लाभ हुआ। दूसरा ये हुआ कि उनको भारत की सेवाएं है ना ये, तो अगर उसी प्रदेश की होती तो उनको वो लगाव भारत से ना होता। जैसे आपने सुना होगा कि जब खालिस्तान का आंदोलन चला पंजाब में, तो बहुत से जो वहां के अफसर थे वो उनकी खालिस्तान के प्रति रुझान देखी गई, तो सरकार ने नियम बदला कि पहले होता था कि आधे अफसर अपने प्रदेश को जाएंगे और आधे दूसरे प्रदेशों को जाएंगे। फिर सरकार नियम बदला कि नहीं, 2/3 बाहर जाएंगे, 1/3 अंदर रहेंगे, ताकि जब जरूरत पड़े कि धर्म के मामले में, भाषा के मामले में, क्षेत्र के मामले में, जहां जरूरत पड़े कि नहीं बाहर के अधिकारी चाहिए, तो उनको किया जा सके। ये ना हो कि वो तो सब तो लोकल हैं और सब लोग शामिल हो गए। जैसे मान लीजिए मराठी का आंदोलन चल गया, अब सारे वहां राष्ट्र के अफसर होंगे तो वो सारे आंदोलनकारियों से सहानुभूति रखने लगेंगे, उनको इधर का नॉलेज होगा, उनको उधर का, तो इससे बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर कुछ पंजाब के अफसर हैं, हाँ, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ चेन्नई के, तो वो मीटिंग में सब बैठेंगे एक साथ। तो कभी भी ये नहीं होगा कि केवल महाराष्ट्र के हितों को देखें, भारत के हितों को भी देखा जाना है।
तो देश की एकता अखंडता इससे बहुत फायदा हुआ। नुकसान इससे ये हुआ कि 60 साल की उम्र तक आपको इसी सर्विस में रहना है जी। तो बड़ी मजबूती मिली। तो कई लोग छिप छप करके जो घूस कमाने लगे, बेईमानी करने लगे, या बिना बात के अहंकार आने लगा कि हमको अब कुछ कोई नहीं कर सकता, बहुत करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो अहंकार आने में जनहित के बजाय वो अहंकार स्वभाव के कारण जन के हित के विरोध में काम करने लगे। वो लाठीचार्ज करके भगा दो इनको। अब वो गरीब आदमी है, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई समस्या है, उन्होंने कहा मार के भगा दो इनको, क्योंकि आपको अधिकार है, शांति व्यवस्था के लिए आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उसका दुरुपयोग आप करने लगे। इसी तरह जैसे कोई बहुत पीड़ित है, कोई दुखी है, तो उसकी भावनाओं को सहानुभूति से देखने के बजाय आप अपने अधिकार के घमंड में उसको बंद कर दो, गेट, टाइम हो गया है, अब मैं नहीं मिलूंगा किसी से। इस प्रकार की बातें सुनने में आई। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब पद का दुरुपयोग, पद का अहंकार और दुरुपयोग, अहंकार और लोभ और क्रोध, ये बातें आने लगी। गुस्सा में उन्होंने कहा कि बंद कर दो, कोई प्रोविजन नहीं है, मैं जनता से नहीं मिलूंगा। सर, इन सब सवालों पे एक सबसे अहम सवाल ये है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं, जैसे कि आपने कहा कि 21 साल की उम्र होती है, 26 तक आप 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग सर नहीं सफल हो पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिक्कतें होती हैं उनको। तो उनको आप किस तरह से आगे बढ़ाने की वो प्रेरणा देना चाहते हैं कि आगे इस तरह की तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी करो कि तुम सफल हो? इसके लिए काफी विचार किया गया, भारत सरकार में भी, उत्तर संघ लोक सेवा आयोग भी। तो उम्र और बढ़ा दी गई, कहा गया कि 5 बार प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल आप बैठें। आप गैप लेकर के 33 साल की उम्र तक भी आप बैठ सकते हैं, और गैप ले सकते हैं कि 1 साल नहीं 2 साल तैयारी कर लीजिए, फिर गैप करके बैठिए। रिटायरमेंट की एज उतनी ही रहेगी? रिटायरमेंट की एज 33 से 60 ही रहेगी। अच्छा। लेकिन आप इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बहुत लेट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें ये भी छूट है कि कुछ शेड्यूल कास्ट लोगों को एज की छूट दी जाती है। कुछ जो अब बाद में ये भी हो गया कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अलग कुछ रिजर्वेशन दे दिया गया, जैसे सारी नौकरियों में है उसी तरह वहां भी दे दिया गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग थोड़ा लेट भर्ती होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की एज सबकी एक बराबर 60 साल की। तो इसीलिए उसका 2 परिणाम हुआ कि जब आप लेट भर्ती होंगे तो प्रमोशन तो उतने साल की सर्विस में हो रहा है, तो जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है उस तक वो लोग कई बार नहीं पहुंच पाते, जैसे चीफ सेक्रेटरी बनना, डीजी पुलिस बनना। तो कई लोग जो रिजर्व कोटे से आए हैं, क्योंकि वो लेट भर्ती हुए हैं, तो वो एडिशनल डीजी की पोस्ट से ही रिटायर हो गए, वो प्रमुख सचिव की ही पोस्ट से रिटायर हो गए, मुख्य सचिव नहीं बन पाए। इस तरह की भी बातें देखने में आई। तो लेकिन वो ये नियम वर्तमान की स्थिति में हैं, और कई लोग अलग अलग समय पर इसकी परिवर्तन की भी मांग करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में भी स्थिति यह है कि जो लोग नहीं आ पाते, कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो आप कह रही हैं कि 5 साल, 7 साल, 8 साल उन्होंने तैयारी किया और नहीं आ पाए, तो उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग यहाँ तक हुआ कि वो बेरोजगार हो गए, उन्होंने सोचा था, सपना देखा था आईएएस बनेंगे, और नहीं हो पाए, तो अब वो क्लर्क बनना नहीं चाहते, वो सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार बनना नहीं चाहते, तो उनको लगता हीन भावना। तो कई लोग इसके कारण बहुत परेशानी में अपने को महसूस करते हैं, उनमें हीन भावना हो जाती है। तो इसका एक ही तरीका है कि जितने लोग इसमें बैठते हैं उनको एक ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं पीएचडी कर लेते हैं, साथ में नेट परीक्षा पास कर लेते हैं कि अगर नहीं आईएएस में आ पाए तो हम कहीं प्रोफेसर बन सकते हैं, कहीं लेक्चरर बन सकते हैं, या अगर आप दूसरी नौकरी है कि आप नहीं आईपीएस में आ पाए तो सीआरपीएफ में या आरपीएफ में या बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। उस परीक्षा मिलती जुलती परीक्षाएं, मतलब ग्रेड, ये वाली क्लास 1 परीक्षा है। इसके अलावा ग्रुप बी की परीक्षाएं होती हैं। तो ग्रुप बी में ये आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एसडीएम, डिप्टी एसपी, जो सेकंड रैंक की परीक्षाएं हैं। तो इनमें आप बैठ जाते हैं, उनमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए उसमें ना हो तो आपको तैयार रहना चाहिए ना फिर उसके लिए कि तहसीलदार की परीक्षा होगी या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होगी
या जो और इस रैंक की जैसे SSSC SSC की परीक्षा होती है, उसमें समीक्षा अधिकारियों का चयन होता है जो क्लास 3 कहलाते हैं। तो क्लास 3 में मतलब अपनी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं आप आ जाइएगा। निराश ना होइए, या फिक्स ना रखिए कि नहीं हम अगर होंगे तो IAS होंगे, नहीं तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम खेती करेंगे जाके, तो फिर वो बाद में परेशान हो जाते हैं। और एक बात जो तैयारी कैसे की जाए ये जानना अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है कि आप NCERT की किताबें पढ़कर पहले तो बेसिक ज्ञान देश के बारे में करिए, विदेश के बारे में करिए। 24 विषय मैंने बताया ना, उसमें आपको आर्ट भी जानना है, कल्चर भी जानना है, हिस्ट्री भी जानना है, देश में आर्किटेक्चर कैसे भवन बनते हैं ये भी जानना है, आपको कलाओं के बारे में भी जानना है, फिर साथ में म्यूजिक के बारे में भी आपको जानना है कि देश में कौन कौन से म्यूजिक कहाँ होते हैं, कौन कौन से, फिर खेल कूद की दुनिया में पूरा ज्ञान आप करिए कि क्रिकेट कैसे होता है, अच्छे खिलाड़ी कौन से हैं, फिर वो कौन कौन सी विश्व की संस्थाएं हैं खेल कूद की, तो खेल कूद का पूरा ज्ञान, फिर आर्मी का पूरा ज्ञान करिए कि आर्मी क्या क्या काम है, कितनी तरह की सुरक्षा संस्थाएं हैं, उनके नियम कायदा क्या हैं, क्योंकि आपको उससे भी काम पड़ सकता है ना। फिर इसी तरह बिजनेस के बातें जानिए, कहाँ क्या पैदा होता है, कहाँ क्या विदेश में निर्यात होता है, कहाँ से आयात होता है, कैसे ये नियम बनते हैं, लॉ के बारे में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जानिए, देश का संविधान क्या है, संविधान में प्रमुख व्यवस्थाएं क्या हैं, देश के प्रमुख कानून क्या हैं, सिविल कानून क्या है, क्रिमिनल कानून क्या है, और व्यापारिक कानून क्या है, इंडस्ट्रियल कानून क्या है, कारपोरेट के कानून क्या है, ये सब सीखिए। इसी तरह कृषि के बारे में बेसिक जानकारी करिए, कहाँ कौन फसलें होती हैं, उन फसलों के लिए कौन सी खादें लगती हैं और कौन से कीटनाशक लगते हैं, कहाँ उनका बिक्री होती है। फिर ये वैज्ञानिक क्षेत्र का भी जानिए कि इसरो क्या है, अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष में कैसे सैटेलाइट जाते हैं, कैसे कम्युनिकेशन का बारे में ज्ञान करिए। यानी कि मोटा मोटा इतने क्षेत्र हैं, मैंने बताया ना आपको, लगभग 24 क्षेत्र हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। कॉमर्स का ज्ञान होना चाहिए आपको, लेकिन बेसिक स्तर, ये नहीं कि आपको विशेष स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी बात हाई स्कूल इंटर इस तरह की आपको होनी चाहिए, और वो तैयारी करने वाले जो हैं वो खूब पढ़ते हैं, उसको करते हैं। फिर इसके बाद जो सामान्य ज्ञान के अलावा सामान्यतः पहले पढ़िए, फिर उसके नोट्स बनाइए शार्ट में, और समय समय पर नोट्स रिवाइज करते रहिए। तो अगर आप अच्छी तरह तैयारी करते हैं तो 1-2 साल में तैयारी हो जाती है। और लेकिन कम से कम 8-10 घंटे रोज आपको पढ़ना चाहिए। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो 16 घंटे भी पढ़ते हैं और पूरी अपनी शक्ति लगाते हैं। ज्यादातर देखा गया कि जो पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं पढ़ाई में, और तब उसके बाद वो उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। अब जैसे और उसकी बारीकियां जानना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो जब तक पक्का ना हो तब तक ना निशान लगाई, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। या जो रिटर्न की परीक्षा है तो उसमें समय का ध्यान रखिए। ये ना हो कि आपको पेपर पूरा ही नहीं हो पाया, आपको जो आता है उसको बहुत लंबा लिखने लगे और 2 सवाल छूट गए, 1 सवाल छूट गया। तो इसमें देखा गया कि जो हर चीज में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में, यद्यपि उसके नंबर बाद में नहीं जुड़ते, प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग भी होती है। मोटा मोटा ये समझिए कि जैसे साल में 1000-1200 के लगभग वैकेंसी होती हैं सारी परीक्षाओं की। अब 1000-1200 की वैकेंसी में लगभग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं उसके सामान्यतः 2.5 गुना लोग, यानी कि लगभग 2500-3000 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। लाखों लोग अब 2500-3000 हजार का इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा पास करेंगे 2500-3000 हजार, और बाकी जो प्रिलिमिनरी परीक्षा है तो उसमें उसके 5 गुना, यानी कि लगभग 10-12 हजार लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। अब बैठेंगे कितने? 10-11 लाख बताया मैंने। अब 11-12 लाख में इसका मतलब 10,000-12,000 लगभग पास होंगे, बाकी सब तो वो कह लीजिए कि जैसे भूसा पहले ही उड़ा दिया जाता है, केवल गेहूं बचा, उस तरह 10-12 हजार लोग मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को कि इस तरीके से तैयारी करें, प्रेरणादायक? मैंने ये बताया कि ये महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। जैसे गरीब परिवार का बच्चा है
आपने सुना हो कभी कभी अखबार में छपता बड़ा बड़ा कि पान लगाने वाले का बच्चा आईएएस में आया, या कभी कभी सुना होगा कि वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आया। मतलब तो प्रतिभा चाहिए, साथ में यानी कि बुद्धि तीव्र हो, मेमोरी अच्छी हो, यादगार, और तीसरी उसमें विश्लेषण करने की क्षमता हो, वो प्रैक्टिस से आती है। और इसके लिए बाजार में बहुत सी गाइड भी मिलती हैं। अब आजकल तो गूगल पर, इंटरनेट पर बहुत सा मटेरियल उपलब्ध है। पहले के जमाने में कोचिंग में बड़ा पैसा खर्च होता था, आजकल कोचिंग क्या ऑनलाइन कोचिंग हो जाती है। और बहुत से छोटे, इसीलिए देखा होगा बहुत छोटे शहरों के बच्चे भी अब आने लगे कि वहाँ वो केवल मोबाइल से ऑनलाइन पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर लगा करके उससे पढ़ाई कर रहे हैं। अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर कोचिंग वगैरह, हाँ, तो वो मोबाइल से करते हैं। पहले केवल मशहूर हो गया था कि दिल्ली में मुखर्जी नगर है या लाजपत नगर है, कि वहां पर किराए पर कमरा लेकर रात दिन पढ़ रहे हैं बच्चे, और उसी को जी रहे हैं, उसी में बातें कर रहे हैं, उसी को किताबें लिख रहे हैं, गाइडें देख रहे हैं। अब फर्क हो गया, अब इंटरनेट जब से लग गया तो अब पता लगा बलिया में बैठा हुआ या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बैठा हुआ कोई लड़का चेन्नई में बैठा हुआ अपने गांव में बैठ करके वो तैयारी कर रहा है, और वो भी सब चीजें जान जाता, सीख जाता है। तो अब एक बेहतर अवसर हुआ है, लेकिन उसी के साथ कंपटीशन भी बढ़ा है, संख्या बढ़ गई है। पहले बहुत कम लोग इसके बारे में जान पाते थे, तो ज्यादातर जो पढ़े लिखे अमीरों के लड़के होते थे वही उसमें। इंग्लिश का बड़ा पहले महत्व था पुराने पैटर्न में कि अंग्रेजी से मीडियम होगा। अब सरल करने के लिए सारी भाषाएं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनको अलाउ कर दिया गया कि आप उसमें किसी भी लिख सकते हैं। सबसे मुख्यतः रखा गया, हिंदी को मुख्यतः रखा गया है, लेकिन उर्दू को भी रखा गया है, उसमें कन्नड़ को भी रखा गया है, बंगला को भी रखा गया है। यानी कि भाषा बंधन न बने। प्रतिभा है तो भाषा कोई भी हो आपकी, उसको छूट दी गई है कि उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंपलसरी विषय रखे गए हैं मुख्य परीक्षा में। जैसे कहा गया है कि हिंदी का बेसिक ज्ञान जरूरी इसलिए है कि देश की राजभाषा हिंदी है और इंग्लिश है, तो इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान दो का जरूरी है आपको। तो उसके लिए पेपर अलग से होता है, यद्यपि क्वालिफाइंग है। भाषा का ज्ञान मेरिट नहीं बनाएगा, लेकिन मूलभूत ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी में निबंध लिखना, हिंदी की व्याकरण जानना, इंग्लिश के निबंध लिखना, तो दो पेपर मुख्य परीक्षा में होंगे जो क्वालिफाइंग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए और दर्शकों को इस पर इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए। मेरी बहुत शुभकामना है कि जो भी लोग ये सुन रहे हों कि वो तैयारी कर सकें, सेलेक्ट हों और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। ये खुला अवसर है, इसमें कोई गरीब अमीर का अंतर नहीं होता। ये प्रतिभा का और परिश्रम का, दो चीजों की इसमें जरूरत होती है। आप भी अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसी मेहनत और लगन के साथ करें, और उम्मीद है कि आप भी जरूर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द क्विक।